डॉक्टर मुकेश कार में बैठकर सुपर फिनिक्स मॉल से गुजर रहे थे। उनका फोन बजता है। हाँ दीपिका बेटा। पापा, मेरे लिए एक बैग लेकर आना अभी। बेटा, रात के 12 बज रहे हैं, इतनी रात में बैग कहाँ मिलेगा? अच्छा रुको, शायद मॉल खुला हुआ है। मॉल की लाइटें जल रही थी। मुकेश मॉल के बाहर कार खड़ी करके सुपर फिनिक्स मॉल के अंदर जाता है। मॉल की लाइट एकदम से चली जाती है। अरे ये लाइट को क्या हो गया? यहाँ तो कोई है भी नहीं। दो सुंदर औरतें अपने हाथों से इशारा करके डॉक्टर मुकेश को एक कमरे के अंदर बुलाती हैं। मुकेश कमरे के अंदर जाता है। दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। मुकेश के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ बचाओ। मुकेश दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गिर पड़ता है। दो भयानक चुड़ैलें उसे टांगों से पकड़कर फिर अंदर ले जाती हैं। कमरा फिर बंद हो जाता है। मुकेश चिल्ला रहा है। क्या है ये सुपर फिनिक्स मॉल का राज? आइए सुनते हैं कहानी मॉल की चुड़ैलें। शेखर अपनी पत्नी के साथ मथुरा जिले में रहता था। तुम डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने क्यों नहीं जाते? मुझे जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत है। जब मैं अपना चेकअप करा सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं करा सकते? सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम्हें बिना बच्चों के रहने में क्या परेशानी है? परेशानी है। मैं यहाँ किसके साथ टाइम पास करूं? बच्चे होते तो उनके सहारे कम से कम जीवन तो कट जाता। मुकेश की बेटी दीपिका है तो उसी से कभी कभी मिलने चली जाया करो। जरूरी है कि खुद के ही बच्चे हों? तभी शेखर के पास मुकेश की पत्नी का फोन आता है। क्या? मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ? मुकेश हॉस्पिटल में है। शेखर और उसकी पत्नी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। मुकेश हॉस्पिटल के बेड पर बुरी हालत में लेटा हुआ है। बराबर में उसकी पत्नी और बेटी खड़े हुए हैं। तुम सब बाहर जाओ, मुझे शेखर से अकेले में कुछ बात करनी है। मुकेश की पत्नी, बेटी और शेखर की पत्नी बाहर चले जाते हैं। मेरी ये हालत उन दोनों औरतों की आत्माओं ने की है। कौन औरतें? तभी दो नर्सें वहां आती हैं। दोनों की शक्ल भयानक है। रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। नर्सें मुकेश और शेखर के गले घोटने लगती हैं। बचाओ! अंदर से कुछ आवाज आ रही है। वो लोग रूम के अंदर जाते हैं। मुकेश और शेखर छटपटा रहे थे। डॉक्टर! एक डॉक्टर और नर्स आते हैं। दोनों को सोडियम हाइड्रोक्साइड का इंजेक्शन लगाओ। हे भगवान, अब इन्हें क्या हो गया? कुछ दिनों बाद मुकेश की हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है। मुकेश पत्नी और बेटी के कंधों के सहारे कमरे के अंदर जा रहा है। सविता, दीपिका, प्लीज मुझे अकेले छोड़कर मत जाना। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। सविता और दीपिका पूरे दिन मुकेश के पास बैठे रहते हैं। रात में उन दोनों को झपकी आ जाती है। मुकेश उठकर टॉयलेट में जाता है। मुकेश खड़े होकर टॉयलेट कर रहा है। पीछे बाथटब रखा है। बाथटब में से एक भयानक पंजा निकलता है और मुकेश की टांग खींचने लगता है। मुकेश की बेटी को बाथरूम से मुकेश के चिल्लाने की आवाज आती है। मम्मी उठो, पापा बाथरूम में चिल्ला रहे हैं। दोनों बाथरूम में जाकर देखते हैं। मुकेश की लाश बाथटब में तैर रही थी। शेखर के घर फोन आता है। क्या? मुकेश नहीं रहा? ये सब क्या हो रहा है? उस दिन हॉस्पिटल में मुकेश ने तुमसे क्या बात की थी? तुम्हें क्या करना है? पत्नी हूँ मैं तुम्हारी, जानना है मुझे। 8 साल पहले की बात है। उस समय सुपर फिनिक्स मॉल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। बहुत से मजदूर वहां काम कर रहे थे। एक रात मैं और मुकेश कार से मॉल के सामने से गुजर रहे थे। 2 मजदूर औरतें हमारे पास मदद मांगने आईं। हमारे पति बहुत बीमार हैं,
भाई साहब, हमारी मदद कर दीजिए, भगवान आपको बहुत दुआएं देगा। मुकेश और मैं नशे में थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। हम दोनों मॉल के अंदर गए। मुकेश ने उसके पति को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। फिर हमने कमरा बंद करके औरतों के मुंह पर टेप चिपका दिए और उनके साथ गलत काम किया। बाद में मुकेश और मैंने उन औरतों को जहर का इंजेक्शन लगाकर मार दिया। उन्हीं की आत्माएं हमारे पीछे पड़ी हैं। मैं तुम जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। शेखर की पत्नी शेखर को छोड़कर चली जाती है। शेखर डर के मारे एक मंदिर में जाकर बैठ जाता है। यहाँ मुझे कोई डर नहीं है। एक रात मंदिर पूरी तरह खाली हो गया। पुजारी भी बाहर नहीं था। आत्माएं वहां पर आती हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। आत्माएं शेरा वाली माता की मूर्ति से त्रिशूल निकाल लेती है और उसी से शेखर को मार देती है। प्रॉपर्टी डीलर रमन कानपुर में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। सोनू, कल वाला पेमेंट क्लियर हुआ या नहीं? उससे कहो आज रात तक मुझे पूरा पेमेंट चाहिए, वरना उसकी टांगे तोड़ दूंगा। रमन फोन रख देता है। रमन की बेटी कंचन आती है। पापा, 20,000 रुपए दे दो ना, मुझे नया मोबाइल खरीदना है। ये लो बेटा डेबिट कार्ड, जितने चाहे उतने निकाल लो। लड़की चली जाती है। पैसे दे देकर आपने उसे बिगाड़ दिया है। तभी रमन का फोन बजने लगता है। हेलो, कौन? मैं अमित बोल रहा हूं। अरे अमित, इतने सालों बाद फोन किया तूने, और बता क्या हाल चाल है? बस बढ़िया हूं, कानपुर घूमने आ रहा हूं, मिलेगा? कैसी बातें कर रहा है यार, क्यों नहीं मिलूंगा? हम वही मिलते हैं जहां हम कॉलेज टाइम पर मिला करते थे। उधर कंचन एटीएम से पैसे निकालने पहुंचती है। पैसे निकालते समय कंचन की नजर सिक्योरिटी रूम पर पड़ती है। सिक्योरिटी रूम में व्हीलचेयर पर एक भयानक चुड़ैल बैठी थी। पैसे निकालेगी? तेरा बाप बहुत अमीर है। चुड़ैल व्हीलचेयर पर बैठे बैठे ही कंचन के गले में फांसी का फंदा डालती है और उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। बचाओ, बचाओ! रमन की पत्नी दौड़ती हुई रमन के पास पहुंचती है। अजी सुनिए, एटीएम के अंदर किसी ने हमारी कंचन को जान से मारने की कोशिश की। वो तो बराबर वाले शर्मा जी एटीएम पर पहुंच गए, वरना पता नहीं क्या होता। क्या? रमन हॉस्पिटल पहुंचता है। पापा, वो एटीएम के सिक्योरिटी रूम में व्हीलचेयर पर एक डरावनी औरत थी। उसने मुझे फांसी लगाने की कोशिश की। व्हीलचेयर? अगले दिन रमन और अमित एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। अरे क्या हो गया, इतना उदास क्यों है? कल तो बहुत खुश था। रमन अमित को कंचन के साथ हुई घटना के बारे में बताता है। कहीं ये वही व्हीलचेयर वाली लड़की तो नहीं? लेकिन हमने तो उसे मार दिया था। हो सकता है ये उसका भूत हो। कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो। भूत प्रेत ये सब असलियत में नहीं होते। तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं तो इन चीजों को मानता हूं। मैं एक तांत्रिक को जानता हूं। हम दोनों को तांत्रिक से अपने घरों की शुद्धि करा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो व्हीलचेयर वाली आज तुम्हारे परिवार पर हमला कर सकती है तो कल वो मेरे परिवार पर भी कर सकती है। उधर अमित की पत्नी अपने घर गैस पर खाना बना रही। तभी व्हीलचेयर वाली चुड़ैल वहां आती है और अमित की पत्नी को टांग से पकड़कर खींचते हुए ले जाती है। बचाओ, बचाओ! चुड़ैल अमित की पत्नी को फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंक देती है। उधर अमित रमन से बातें कर रहा था। तभी अमित का फोन आता है। क्या? संजना हॉस्पिटल में है? मैं बस पहुंच रहा हूं। जिसका डर था वही हुआ। कुछ दिनों बाद अमित अपनी पत्नी और तांत्रिक को लेकर रमन के घर पहुंचता है। हमें उस आत्मा से बचा लीजिए। तांत्रिक हवन करता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः।
ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। तभी चुड़ैल वहां आती है। कौन है तू और क्या चाहती है? मैं रमन और अमित की मौत हूं। तांत्रिक आग में आहुति डालता है। चुड़ैल चिल्लाती है, क्या बिगाड़ा है इन्होंने तेरा? क्या बिगाड़ा है? मेरा नाम सीमा है। 15 साल पहले की बात है। ये दोनों कमीने कॉलेज में पढ़ते थे और मैं स्कूल में पढ़ती थी। मेरी टांगों में पोलियो था। मैं व्हील चेयर पर चला करती थी। एक दिन ये दोनों मुझे जंगल में उठाकर ले गए और मेरे साथ गलत काम किया। फिर इन्होंने मेरा गला घोटकर मुझे मार दिया और मेरी लाश जंगल में ही गाड़ दी। तुम इतने घटिया इंसान हो, मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। चलो कंचन। सुनो तो पूजा। पूजा नहीं सुनती और कंचन को लेकर चली जाती है। अमित, मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ। मैं अपने पत्नी होने का फर्ज निभाऊंगी, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को सजा भी जरूर दिलवाऊंगी, क्योंकि मैं एक वकील भी हूँ। सीमा, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी। अमित की पत्नी सीमा का केस लड़ती है। कोर्ट रमन और अमित को 15 साल की सजा सुनाती है। तब जाकर सीमा की आत्मा को शांति मिलती है।